नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। उत्तर सीरिया में कुर्दों पर तुर्की के हवाई हमलों के बाद कुर्द समुदाय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। हर कोई कुर्द समुदाय के बारे में जानने को उत्सुक है। मामला इतना ज्यादा संवेदनशील है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के कई देश तुर्की की कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अलग अलग देश अस्तित्व में आए। हालांकि नए नए देशों का अस्तित्व तो बन गया, लेकिन उस समय कुर्दिस्तान की मांग करने वाले कुर्द समुदाय के लोग आज सीरिया, इराक, तुर्की, ईरान और आर्मेनिया जैसे देशों में रहने को मजबूर हैं, जिनकी आबादी आज लगभग 3 से 3.5 करोड़ है। इनकी एक अलग संस्कृति है, एक अलग भाषा है, अपनी परंपरा है। आज ये समुदाय अलग अलग हिस्सों में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज हम विशेष में बात करेंगे कुर्द समुदाय के बारे में, जानेंगे कौन हैं ये लोग और क्या हैं इनकी मांग और परेशानियां। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। उत्तर सीरिया में कुर्द लड़ाकों पर तुर्की के हवाई हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद तुर्की हमले रोक नहीं रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि हमले वाले इलाकों से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। कुर्द सैनिकों के अलावा कई आम लोग भी इन हमलों में मारे गए हैं। तुर्की ने सीरिया में कुर्दिश ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। तुर्की अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद हमला रोकने को तैयार नहीं है। तुर्की ने 9 अक्टूबर को सीरिया में रहने वाले कुर्दों पर हवाई हमले शुरू किए थे। तुर्की के लड़ाकू विमानों ने सबसे पहले उत्तरी सीरिया के कुछ हिस्सों पर बम बरसाए। तब से अब तक 100 से ज्यादा कुर्द सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इन हमलों में 50 से ज्यादा आम नागरिक भी अपनी जान गंवा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सीरिया में इस हिंसा की वजह से करीब 1.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। उनका मानना ये, अगर यहाँ पे वो कुर्दिश ऑटोनोमस रीजन या कुर्दिश आज़ाद हुकूमत बनती है तो उसका सीधा असर जो कुर्द वहाँ पे रह रहे हैं टर्की के अंदर उनके ऊपर पड़ेगा और ये दोनों फिर आज़ादी की बात करेंगे। उसको दबाने के लिए इन्हीं ने, और इनका ये भी मानना है कि ये जो कुर्दिश YPG जो ग्रुप है इसको ये आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि उनकी सेना कुर्द लड़ाकों को निशाना बनाकर एक सेफ जोन तैयार कर रही है। तुर्की ने यह दावा किया है कि वो उत्तरी सीरिया में अपने कदम लगातार बढ़ा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने 109 वर्ग किलोमीटर के इलाके में अपना कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि सेना ने देश की सीमा के नज़दीक बसे रस अलीन शहर को कब्जे में ले लिया है। हालांकि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने तुर्की सैनिकों को शहर से बाहर धकेल दिया है। तुर्की की सेना ने ताल अबियात शहर पर भी कब्जा करने का दावा किया है। इस बीच उत्तर सीरिया में कुर्द प्रशासन ने तुर्की से लगी सीमा के पास सीरियाई सैनिकों की तैनाती के लिए दमिश्क सरकार के साथ समझौते की घोषणा की है। तुर्की की ओर से पैदा होने वाले खतरों से निपटने के लिए ये समझौता किया गया है। समझौते का मकसद सीरियाई तुर्की सीमा पर कुर्द नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की मदद के लिए सीरियाई सेना को तैनात करना है। देखिए, ये सीरिया एक अलग मुल्क है, उनका पड़ोसी देश है और ये कुर्द वहाँ पे एक बहुत समय से रहते हैं। उस पर इस तरह से अटैक करना ये तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध बात है। और उनकी अगर कोई समस्या है तो उनको वहाँ की गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, न कि स्वयं उसको हल करने की बात कर रहे हैं। तुर्की के हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा भी हो रही है। कई देशों का मानना है कि इन हमलों से इस्लामिक स्टेट समूह यानी IS के खिलाफ जंग कमजोर हो सकती है और आतंकियों को कैद से फरार होने का मौका मिल सकता है।
सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस और कुर्द नेतृत्व में लड़ रहे लड़ाकों का कहना है कि तुर्की की सेना के कारण हालात बिगड़े तो वो कैंपों में रह रहे इस्लामिक स्टेट के संदिग्ध इलाकों के परिवारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कुर्द अधिकारियों ने दावा किया है कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े करीब 800 लोग उत्तरी सीरिया में एक शिविर से भाग निकले हैं। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग में सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस पश्चिमी देशों का मुख्य सहयोगी था। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के मुताबिक शिविर में बने 7 जेलों में इस्लामिक स्टेट से जुड़े करीब 12,000 संदिग्ध लोगों को रखा गया है, जिनमें से करीब 4,000 विदेशी महिलाएं और बच्चे हैं जिनका संबंध इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से है। पिछले 3 सालों से तुर्की का डिमांड ये रहा कि ये जो कुर्दों को जो हथियार दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और अमेरिका और दूसरे अन्य देश जो सपोर्ट कर रहे हैं वो तुर्की के ख़िलाफ़ टेररिज्म कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं और वो पीकेके के साथ मिलके जो टेररिज्म तुर्की में फैला रहे हैं उनका बढ़ावा हुआ है। तुर्की ने कुर्दों पर चरमपंथी होने का आरोप लगाया है। तुर्की का कहना है कि वो कुर्दों को सीरिया में 30 किलोमीटर अंदर तक बन रहे सेफ जोन से दूर करना चाहता है। तुर्की ने उस सेफ जोन में 30 लाख से अधिक सीरियाई शरणार्थियों को फिर से बसाने की योजना बनाई है, जो इस समय तुर्की में है। इनमें से अधिकतर कुर्द नहीं है। इस बीच फ्रांस ने कहा है कि वो तुर्की को सभी हथियारों की आपूर्ति बंद कर देगा। इससे पहले जर्मनी ने घोषणा की थी कि वो तुर्की के लिए अपनी हथियारों की बिक्री को कम कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फोन पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को चेतावनी दी है कि तुर्की का सैन्य अभियान सीरिया में आईएस के खिलाफ हासिल की गई बढ़त को कमजोर कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जरूरत हुई तो वो तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। तुर्की के हमले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हजारों लोगों ने पेरिस और बर्लिन समेत यूरोप के कई शहरों में मार्च निकाले। संयुक्त राष्ट्र ने भी तुर्की के कदम की निंदा की है। यूरोप के कई देशों ने तुर्की से कहा है कि वो एक तरफा सैन्य कार्रवाई को रोक दे। भारत ने भी तुर्की से कहा है कि वो सीरिया के संप्रभुता का सम्मान करे। भारत के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत अपील करता है कि तुर्की सीरिया की स्वायत्तता का सम्मान करे और अगर कोई विवाद है तो उसे बातचीत से सुलझाने की कोशिश करे। बेशक ये इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट जो सीरिया है उसके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन सीरिया में कई सालों से 7-8 सालों से कई मुल्क हमले कर चुके हैं। सऊदी अरब वहाँ है, ईरान वहाँ है, इज़राइल वहाँ है और हिजबुल्लाह है, रशिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका ने सीरिया में मौजूद अपने सभी सैनिकों को बाहर निकालने का फैसला किया। उसके बाद ही तुर्की ने हवाई हमले कर कुर्द लड़ाकों को निशाना बनाना शुरू किया। इस बीच कुर्दों ने साफ किया है कि वो लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सेना को वापस बुलाने के फैसले को धोखे की तरह देखते हैं। वो चाहते हैं कि अब अमेरिका तुर्की और कुर्दों के बीच संघर्ष विराम पर बातचीत करे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्य सभा टीवी। कुर्द लोग कुर्दिस्तान के रहने वाले हैं। कुर्द सुन्नी मुस्लिम योद्धा, कुशल घुड़सवार, बंजारा जाति के हैं। दरअसल कुर्दिस्तान वो इलाका है जो ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की से मिलकर बना हुआ है। ये इलाका एनातोलिया के दक्षिण पूर्व पहाड़ों और जागरूस श्रेणी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कुर्द कौम का संबंध आर्य जाति से बताया जाता है, जो तकरीबन 4000 साल पहले कुर्दिस्तान इलाके में पहुंची थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के बिखरने के बाद से ही कुर्द लोग अपने लिए अलग स्वतंत्र कुर्दिस्तान देश की मांग कर रहे हैं। कुर्द नस्लीय अल्पसंख्यक समूह है जिनका आधिकारिक तौर पर कोई स्टेट ही नहीं है। मेसोपोटामिया के मैदान और पर्वतीय इलाकों के मूल निवासी कुर्द प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक खाना बदोश जीवन जीते थे। आज ये पूर्वी इराक, दक्षिण पूर्वी तुर्की, पूर्वोत्तर सीरिया, उत्तर पूर्वी ईरान और दक्षिण पश्चिमी आर्मेनिया के बीच में बसे हुए हैं। कुर्दों की पहचान इन सभी देशों में रहने वाले लोगों से अलग है। इनकी रेस, कल्चर और बोली के साथ ही अपनी अलग सामाजिक और राजनीतिक परंपराएं रही हैं। हालांकि इनमें ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं, पर ये लोग कई धर्मों को मानने वाले समुदाय हैं। कुर्द
7वीं शताब्दी में जब इस्लाम वहाँ फैला तो ज़्यादातर ये बुद्धिस्ट थे, बुद्धा के मानने वाले थे और उनके ताल्लुकात हिंदुस्तान से बहुत गहरे थे, अशोका के ज़माने से, मौर्य के ज़माने से, और हज़ारों साल ये वही बुद्धिज़्म को मानते आ रहे थे। जब इस्लाम फैला तो ज़्यादातर सुन्नी हो गए और कुछ ईरान में जो थे वो 15वीं शताब्दी के बाद शिया हुए। तो उनका कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी सभ्यता अलग है और उनके एस्पिरेशंस अलग है। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक अरब, कुर्दिस्तान और उत्तरी अफ्रीका उस्मानी हुकूमत यानी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद ऑटोमन साम्राज्य टूट गया और कई अलग अलग देश अस्तित्व में आए। इसके बाद कुर्दिस्तान का इलाका आज के सीरिया, इराक, ईरान, तुर्की और आर्मेनिया जैसे देशों के बीच बंट गया। आज इन इलाकों में रहने वाले कुर्दों की आबादी करीब 3 से 3.5 करोड़ है। ये पूरा क्षेत्र जितना था अरब वर्ल्ड और फिर उसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप का एक बड़ा पार्ट, ये सब ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा होता था। तो ये भी कुर्दिस्तान का भी हिस्सा उनके पास था। और ये कुर्द, हालांकि ये अरब नहीं है, ये अरब ने मूल के नहीं, ये अलग इनकी एक इथनिक आइडेंटिटी है, वो कुर्द है, इनकी भाषा अलग है। बस केवल एक ही चीज़ कॉमन है कि ये भी मुसलमान है और अरब भी मुसलमान है, तो इनको हर कोई पीट रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत में ही कुर्दों ने अलग देश यानी संयुक्त कुर्दिस्तान बनाने की पहल शुरू कर दी थी। दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने 1920 में सेवरेस की संधि में कुर्दों के लिए अलग देश बनाने की बात कही थी, लेकिन 3 साल बाद ही 1923 में लोसाने की संधि के तहत तुर्की के नेता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सेवरेस की संधि को खारिज कर दिया। इसके बाद तुर्की सेना ने 1920 और 1930 के दशक में अलग कुर्दिश देश की मांग को कुचल दिया। लोसाने की संधि में कुर्दों के लिए अलग देश का कोई प्रावधान नहीं रखा गया और उन्हें अलग अलग देशों में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला। इसके बाद जब कभी कुर्दों ने अलग देश की मांग के लिए आंदोलन किया तो उन्हें सख्ती से दबा दिया गया। साल 1974 में जब अब्दुल्ला ओजलान ने तुर्की में एक संगठन पीकेके यानी कुर्दिश वर्कर पार्टी बनाई और अपने लिए अलग देश की मांग करने लगे, इसके बाद हुई हिंसा में करीब 40,000 लोगों की जान चली गई। बाद में अब्दुल्ला ओजलान भागकर सीरिया चले गए और वहां पर उन्होंने कई संगठन बनाए। आज सीरिया में मौजूद कुर्द संगठन वही हैं जिनको अब्दुल्ला ओजलान ने ट्रेनिंग दी थी। इनके पास बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है जैसे कि दूसरे लिबरेशन मूवमेंट को होती है, और वो न होने के कारण ये इनकी कमज़ोरी नज़र आती है। लेकिन ये अब है कि अब लोगों की सिंपैथी इनकी तरफ बढ़ रही है। जिस तरीके से इनका शोषण और जिस तरह से इनको इनके ह्यूमन राइट्स का हनन और जिस तरीके से इनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आम जनता में इनकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है। मगर क्योंकि एक पार्टी नहीं है तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस या दूसरी जगह से भी इनको बहुत मान्यता प्राप्त नहीं है। कई इलाकों में बटे होने के चलते कुर्दों का कोई एक केंद्रीय संगठन नहीं है। अलग अलग देशों में अलग अलग संगठन कुर्दिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। ये संगठन अलग अलग देशों में बटे हुए हैं। इनकी कोशिश एक होकर कुर्दिस्तान बनाने की है, लेकिन इनमें आपस में मतभेद भी हैं। तुर्की में मौजूद कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी इनका सबसे बड़ा संगठन है जो गुरिल्ला लड़ाई लड़ रहा है। वहीं सीरिया में स्वायत्त राज्य बनाने के लिए YPG समूह लड़ रहा है। कुर्दों को इराक के उत्तर पश्चिम में एक स्वायत्त राज्य मिला हुआ है, जबकि तुर्की के दक्षिण पूर्व में ये स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं। वहीं सीरिया के उत्तर पूर्व में ये अपना शासन चला रहे हैं। ईरान के उत्तर पश्चिम में भी कुर्द हैं, लेकिन वहां कुर्दिस्तान के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा है। दरअसल अल्पसंख्यक होने की वजह से कुर्दों पर तरह तरह के अत्याचार होते रहे हैं। तुर्की में रहने वाले कुर्द जाति के लोग 3 दशकों तक अपनी मातृभाषा खुलकर बोल नहीं सकते थे। अपनी स्वायत्तता की लड़ाई लड़ने के साथ ही कुर्द
पेशमर्गों यानी लड़ाकों ने सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस दौरान ISIS के अत्याचार से बचने के लिए लाखों कुर्दों को तुर्की और अन्य जगहों पर शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के कई देशों में बटे कुर्द लोग सैकड़ों सालों से अलग देश की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके आंदोलन को हमेशा कुचल दिया जाता है। अल्पसंख्यक होने की वजह से उन पर कई तरह के अत्याचार किए जाते हैं। वहीं कई मुल्कों में उन्हें विद्रोही और सत्ता का दुश्मन माना जाता है। आइए जानते हैं अलग अलग देशों में कुर्दों की क्या स्थिति है। कुर्दों का अपना अलग देश नहीं होने की वजह से वे स्वायत्तता या आज़ादी के लिए लंबे समय से मुहिम चला रहे हैं। यही वजह है कि तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया की सरकारों से उनके संबंध सहज नहीं रहे हैं। हालांकि कुर्दों को इराक छोड़कर कहीं भी अपना स्वायत्त राज्य नहीं मिला। इराक में कुर्दों की इराकी कुर्दिस्तान नाम की एक क्षेत्रीय सरकार है। वहीं इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान में कुर्द संयुक्त कुर्दिस्तान के लिए अलग अलग संगठन बनाकर आंदोलन चला रहे हैं। तुर्की की बात करें तो यहाँ करीब 2 करोड़ कुर्द रहते हैं, जो कुल आबादी के करीब 20% हैं। कुर्दों से तुर्की की दुश्मनी काफी पुरानी है। तुर्की में इन्हें पहाड़ी तुर्क कहा जाता है और इनके साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है। 1920 और 30 के दशक के बाद तुर्की में कुर्दिश नाम और उनके रिवाजों को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ ही कुर्दिश भाषा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। यहाँ तक कि कुर्दिश पहचान को भी खारिज किया गया। जब 1978 में अब्दुल्ला ओजलान ने अलग कुर्द देश की मांग के साथ कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी बनाई तो तुर्की सरकार ने इसका काफी विरोध किया। इसके बाद हुई हिंसा में हजारों लोग मारे गए। 1990 के दशक में PKK ने अलग कुर्द देश की मांग छोड़कर अपने लिए स्वायत्त क्षेत्र की मांग की। तुर्की अपने यहाँ सक्रिय कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है और इसके नाम पर कुर्दों और उनकी मांगों को लगातार दबाया जाता है। देखिए, कुर्द लोगों को तुर्की में ये माउंटेन टर्क्स कहते हैं, जो पहाड़ी तुर्क हैं। तो उनको बहुत नीची नज़र से देखते हैं कि वो सिविलाइज नहीं हैं, वो अच्छी तरह मॉडर्न नहीं हुए हैं और देहाती इलाके में रहते हैं और पिछले 100 साल से उनकी कुछ तरक्की नहीं हुई है और बहुत बैकवर्ड हैं बोल के। सीरिया की आबादी में करीब 10% कुर्द हैं, लेकिन यहाँ इनकी हालत और भी खराब है। 1960 से ही लाखों कुर्दों को नागरिकता भी नहीं मिली है। उनका अरबीकरण करने के नाम पर उनकी जमीनें भी ले ली गई हैं। जब भी वो अपने अधिकारों की बात करते हैं, बात करने वाले नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। 2012 तक सीरिया के कुर्द वहां हो रहे राजनीतिक घमासान से अछूते थे, लेकिन उसके बाद स्थिति बदल गई। ISIS के हमलों में सबसे ज्यादा जुल्म सीरियाई कुर्दों को झेलना पड़ा। सीरिया में स्वायत्त राज्य बनाने के लिए YPG समूह लड़ रहा है। तुर्की इसे भी आतंकवादी संगठन मानता है और उसे लगता है कि YPG उसके यहाँ भी अव्यवस्था फैला सकता है। इस वजह से तुर्की ने साल 2018 में पश्चिमी सीरिया में कुर्दों के नियंत्रण वाले आफरिन प्रांत में हमला किया था, जिसमें कई आम लोग मारे गए थे और हजारों लोग विस्थापित हुए थे। सीरिया में भी दमन की नीति इनके खिलाफ अपनाई। इसी कारण वहाँ पे मिलिटेंट मूवमेंट खड़ा हुआ। PKK उनकी एक लंबी लड़ाई रही, फिर हालांकि उन्होंने बंद की अपनी लड़ाई और पॉलिटिकल उसमें है, लेकिन यह है कि वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत सख्ती टर्की की रहती है वहाँ पे। और सीरिया में भी हमने पहले भी बताया कि जो हालात थे अच्छे नहीं थे इनके, लेकिन यह है कि अभी इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। इराक एकमात्र देश है जहां कुर्दों की प्रांतीय सरकार है। इराक में कुर्दों की आबादी करीब 10% है। 1992 में इराक में कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट बनी। इसके साथ इराक में कुर्दिस्तान इलाके में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई संसद कुर्दिस्तान नेशनल असेंबली ने सरकार बनाई थी। इस सरकार की अपनी संसद होने के साथ ही सेना यानी पशमर्गा भी कुर्दिस्तान सरकार के अपने बॉर्डर और विदेश नीति भी हैं।
सितंबर 2017 में इराकी कुर्दिस्तान में स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें 92% लोगों ने अलग देश की मांग की थी। इस जनमत संग्रह को इराक की सरकार ने असंवैधानिक कहकर खारिज कर दिया था। इसके बाद इराक ने कुर्द क्षेत्र में सुरक्षा बल तैनात कर दिए थे। तुर्की ने भी इसका विरोध किया था। हालांकि जो सबसे अच्छे हालत में जो कुर्द हैं वो इराकी हैं, उनमें काफ़ी ऑटोनॉमी है और बगदाद की गवर्नमेंट से काफ़ी पैसा भी मिलता है। लेकिन सबसे बदतर हालत तुर्की के कुर्दों में है, जो कि लगातार कर्फ्यू के अंदर रहते आ रहे हैं पिछले 100 सालों से, तकरीबन 100 सालों से। तो इनकी मांग यही है कि इन पे अत्याचार जो हो रहा है तुर्की की तरफ से, ईरान की तरफ से, इराक और सीरिया और कुछ कुर्द सेंट्रल एशिया में भी हैं और रशिया के कॉकेसस में भी हैं, तो अत्याचार ख़त्म हो, इनके ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट करे जाए। आर्मेनिया की बात करें तो पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा था। स्टालिन के वक्त हुए नरसंहार में यहाँ सैकड़ों कुर्द मारे गए थे, पर अब यहाँ पर बाकी देशों के जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ कुर्दों की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले थोड़ी ठीक है। हालांकि यहाँ भी समय समय पर कुर्द देश की मांग उठती रहती है। भरत सिंह दिवाकर और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।